हमारे गांव में एक अजीब ही रस्म का रिवाज था और उस रस्म की वजह से मुझे शादी के नाम से दहशत होने लगी थी। कहने को तो मैं गांव की थी और अक्सर गांव वाले बहुत निडर और बहादुर होते हैं, लेकिन मैं बहुत ही कमज़ोर दिल की और बहुत जल्दी डर जाने वाली थी। शायद इसीलिए मुझे इस रस्म के नाम से बहुत डर लगता था और मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी। हालांकि हमारे गांव में लड़कियों की शादियां 18 साल की उम्र में कर दी जाती थीं, लेकिन मैंने अपने घर वालों को साफ कह दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। कई बार मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता करवाना चाहा, मगर मगर मैं हमेशा जिद पर अड़ जाती थी कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरे घर वाले जानना चाहते थे कि आखिर मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन फिर मुझे ये बताते हुए भी शर्म आती कि मैं घोड़े को लेकर डर जाती हूँ। आखिर गांव वाले घोड़े के साथ इस रस्म को क्यों करवाते हैं? मैं पूरे गांव के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। दरअसल ये रस्म हमारे गांव के मुखिया की तरफ से की जाती थी और हमारे गांव का मुखिया इतना सख्त था कि इस रस्म के बगैर शादी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो खुद शादी से एक हफ्ता पहले पूरे गांव को इकट्ठा करके दुल्हन से ये रस्म करवाता था और फिर उस रस्म के होने के एक हफ्ते बाद ही लड़की की शादी होती थी। आज तक हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी लड़की की इस रस्म को किए बिना शादी हो गई हो। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस समय मैं छोटी थी, जब हमारे गांव की एक लड़की निर्मला की शादी हुई थी। मैं जिद करके अपने पापा के साथ इस रस्म को देखने के लिए भरे मैदान में चली गई थी। निर्मला दुल्हन बनी हुई अपने पापा के साथ गांव के मैदान तक आई थी। ये रस्म देखने के लिए सिर्फ गांव के मर्द ही जमा होते थे, लेकिन मेरे रोने की वजह से पापा मुझे अपने साथ ले गए। वैसे भी मैं उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए किसी ने ऐतराज न किया। दुल्हन बनी निर्मला को घोड़े के पास ले जाया गया और फिर रस्म का सिलसिला शुरू हुआ तो निर्मला की चीखें पूरे मैदान में गूंजने लगीं। घोड़े को भी अच्छी तरह पता था कि इस रस्म को कैसे करना है। घोड़ा अपनी जीभ निकालकर निर्मला की तरफ बढ़ चुका था। अब निर्मला को घोड़े की पीठ पर बैठा दिया गया और घोड़ा निर्मला को लेकर एक जंगल की तरफ को चल दिया। निर्मला का दुपट्टा गिर गया था, उसे कुछ होश नहीं था। वो तो बस घोड़े की पीठ पर लदी हुई थी। निर्मला की बिगड़ी हालत देखकर मेरी सांसें रुक गई थीं, लेकिन सब लोग ऐसे आनंद उठा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुखिया भी उस समय वहीं थे और इस सारे दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे थे। आखिर आनंदित क्यों ना होते, ये सब उनके हुक्म पर ही तो होता था। मुखिया का कहना था कि इस तरह गांव की लड़कियों को मर्दों से मोहब्बत करना और उनकी खिदमत करना आ जाता है। साथ ही साथ अगर ये रस्म पूरी होती है तो लड़कियों के ससुराल वाले लड़कियों को बहुत इज्जत और प्यार के साथ रखते हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे तो ये रस्म बेकार की रस्म लगती थी। भला घोड़े और इंसान का आपस में क्या संबंध? लेकिन इस रस्म का भेद मुझ पर उस वक्त खुला जब मैं खुद इस रस्म का हिस्सा बनी। जब घोड़ा मुझे जंगल में लेकर गया था और फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उससे मेरी रूह भी कांप गई थी। घोड़ा निर्मला को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो चुका था। पूरा एक दिन और एक रात उस घोड़े को निर्मला के साथ गुजारना था। सब लोगों को मालूम था कि अब घोड़ा निर्मला को लेकर शाम को ही लौटेगा, इसलिए सारे लोग प्रसन्न भाव से अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। किसी को भी निर्मला की परवाह नहीं थी कि वो घोड़ा निर्मला की क्या हालत करेगा। ये रस्म करने के बाद जब घोड़ा लड़कियों को वापस लेकर आता था तो उस समय लड़कियां वापसी पर बहुत ही बुरी हालत में होती थीं। उनके शरीर पर खरोंचें होती और किसी किसी के तो कपड़े भी फटे हुए होते थे। लेकिन जालिम गांव वालों को उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। सबको लगता था कि ये रस्म बहुत ज़रूरी है। घोड़ा निर्मला को लेकर गया तो सब लोग अपने अपने कामों पर वापस लौट गए, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर निर्मला की हालत और उसकी चीखें सवार हो गई थीं। मुझे समझ नहीं आया कि निर्मला किस तरह सारा दिन उस घोड़े की मनमानी बर्दाश्त करेगी। उस दिन के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने फैसला कर लिया कि मैंने शादी ही नहीं करनी, क्योंकि मैं खुद को घोड़े के हवाले नहीं कर सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान जो नहीं चाहता वो भी उसकी किस्मत में लिखा होता है, और शायद शादी मेरे किस्मत का हिस्सा थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हर्ष आ गया था। मेरे पापा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मेरे दो भाई थे और दोनों ही शहर में काम करते थे, इसीलिए हमारे गांव की ज़मीनों पर पापा ही काम करते थे। पापा की बढ़ती बीमारी को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं पापा की जगह खुद अपनी ज़मीनों पर काम करूंगी। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा, ये सब तेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं शुरू से ही बहुत ज़िद्दी थी और इसीलिए मेरे पापा अभी तक मेरी शादी नहीं करवा पाए थे। मैंने अपने पापा की एक न सुनी। मैंने पापा को बिस्तर पर लिटाया, उन्हें आराम करने को बोला और खुद खेतों की तरफ चल पड़ी। मैं लंबी चौड़ी खूबसूरत लड़की थी, बचपन से ही खेतों में खेलती आई थी, इसलिए मेरे लिए ये काम कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था।
लेकिन मेरा यही फैसला मेरी शादी वाली जिद को तोड़ गया। जैसे गांव की लड़कियां रहती हैं वैसे ही मैं भी रहती थी। बेमतलब बाहर नहीं निकलती और ना ही किसी से दोस्ती करती थी, स्पेशली किसी लड़के से। लेकिन जब गांव के खेतों में काम करने के लिए निकलना पड़ा तो मुझे अपनी शर्म छोड़ना पड़ी और पर्दे से भी बाहर आना पड़ा। और तभी हर्ष की निगाह मुझ पर पड़ी थी। उसका पूरा नाम हर्षवर्धन था। वो मुखिया का मुंशी था और सबकी ज़मीनों के हिसाब किताब का काम करता था। कहने को तो ये ज़मीनें हमारी थीं, लेकिन मुखिया का ही हुक्म चलता था। हमारी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा भी मुखिया के पास ही जाता था। मुझे देखकर हर्ष पलकें झुकाना भूल गया और हैरत से पूछने लगा, तुम कौन हो? मैंने बता दिया कि मेरा नाम मेघना है, मैं संजीव दास की बेटी हूँ। वो गौर से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तुम तो उम्र में बड़ी मालूम होती हो, फिर अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? मैंने सर झुकाते हुए कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा नरम होकर बोला, देखो, अगर मुखिया को पता चल गया कि तुमने शादी नहीं की है तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादियां कम उम्र में की जाती हैं और ये मुखिया साईं का हुक्म है। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरे पापा ने ये बात मुखिया से छिपा कर रखी है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। हर्ष की नज़र मुझ पर जमी हुई थी और न जाने उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मैं शर्माकर दोबारा से अपने चेहरे पर चुन्नी डालने लगी। वो कुछ देर तक हिसाब किताब करता रहा और साथ ही साथ उसकी नज़रें मुझ पर भी जमी हुई थीं। और फिर वो वापस लौट गया ये कहकर कि वो कल मुझसे मिलने के लिए आएगा। मुझे हर्ष की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि वो मुझसे दोबारा मिलने क्यों आएगा, जबकि मैं तो हमारी ज़मीन पर उगे हुए अनाज का सारा हिसाब किताब उसे लिखवा चुकी थी। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब मैं शाम को लौटी तो खुशी खुशी पापा को बताया कि मैं भी आराम से खेतों में काम कर सकती हूँ। पापा उदासी से कहने लगे, बेटा, ये तेरा काम नहीं है। मरने से पहले मैं तेरी शादी करके तुझे रुखसत करना चाहता हूँ, लेकिन एक तू ही है जो अब तक मेरी दहलीज पर जमकर बैठी हुई है। शादी का नाम सुनते ही खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने हर्ष का चेहरा घूमने लगा और ये अचानक हुआ था। हर्ष का ख्याल उस समय मेरे दिलो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था और मैं हैरान थी कि जिस इंसान को मैंने आज पहली बार देखा है, शादी के नाम पर उसकी तस्वीर क्यों मेरे दिलो दिमाग में उभर रही है। मैं अपने ख्यालों को झटक दी, अम्मा के साथ घर के कामों में बिजी हो गई और अगले दिन फिर से खेतों में निकल पड़ी, क्योंकि जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं होती मुझे ही पापा की जगह संभालनी थी। हर्ष दोपहर के वक्त खेतों पर चला आया। उस वक्त ये जगह बिल्कुल वीरान होती थी। वो मेरे ही साथ चारपाई पर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉपी और कलम को एक तरफ रख दिया। मुझे अब भी समझ नहीं आया था कि वो आज दोबारा क्यों आया है। मेरी तरफ देखते हुए बहुत आराम से कहने लगा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो जो अभी तक शादी नहीं की? मैंने झिझकते हुए उसे बता दिया कि मेरी शादी न करने की वजह मुखिया की वो खास घोड़े वाली रस्म है जिसके साथ शादी से पहले दुल्हन को रस्म करनी पड़ती है। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया और कहने लगा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आज तक गांव की सारी लड़कियां ही करती आ रही हैं और उसके बाद ही दुल्हन बनी है, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने हैरत से हर्ष को देखा और पूछा, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, एक लड़की घोड़े के साथ इस तरह सब कुछ? आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। हर्ष कहने लगा, बचपन से ये रस्म देखता चला आया हूँ और गांव के सारे ही लोग इस रस्म के आदी हो गए हैं। मुखिया साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और अगर उन्होंने ये रस्म बनाई है तो यकीनन इसके पीछे कोई ख़ास वजह होगी। शायद इस तरह गांव की लड़कियां खुश रहती हैं और अपने घर परिवार को जोड़कर रखती हैं। इसीलिए तो गांव की सारी औरतें शादी के बाद अपने अपने परिवारों में खुश हैं और अपने पतियों की खूब सेवा भी करती हैं। और फिर मुखिया साहब का घोड़ा भी बहुत ही खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला है, उसके साथ किसी भी लड़की को क्या तकलीफ़ हो सकती है? मैंने गुस्से में हर्ष से कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वापसी पर कुछ लड़कियों की हालत कैसी होती है? मेरी बात सुनकर हर्ष खामोश हो गया, पता नहीं क्या सोचने लगा था। थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, देखो मेघना, औरतों को अपने घर परिवार को संभालना, अपने पति को खुश करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और अगर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें उठाना पड़े तो इसमें गलत क्या है? हर्ष की बात सुनकर मुझे एहसास हो गया कि गांव के सारे लोग इस रस्म के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आता। वरना कौन मर्द ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी होने वाली बीवी उससे पहले घोड़े के साथ वक्त गुजारे? हर्ष को मेरे गुस्से का अंदाज़ा हो गया था। वो भाप गया था कि मुझे ये रस्म बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा।
और अब जब भी मैं खेत पर काम करने जाती तो हर्ष मेरे पास चला आता। धीरे धीरे हम दोनों आपस में अपने दिल की बातें भी शेयर करने लगे। एक दूसरे से बातें करते करते कब एक दूसरे से प्यार कर बैठे पता ही नहीं चला। मेरी शादी न करने की जिद एक झटके में ही टूट गई थी, लेकिन शादी के नाम से अब भी डर लगता था। मैंने ये डर हर्ष के सामने भी प्रकट किया। हर्ष मुझे समझाने लगा, डरो मत, सारी लड़कियां ही करती हैं, तुम भी कर लेना। लेकिन पता नहीं क्यों ये बात कहते हुए हर्ष के चेहरे पर एक दर्द की लकीर उभर आई थी। उसकी आंखों में उभरी इस दर्द की लकीर को मैं साफ पहचान गई थी। एक दिन मुझे समझाते हुए बोला, ये घोड़े वाली जो रस्म है इसका डर अपने दिल से निकाल दो। मैं आज ही अपने माता पिता को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते की बात करने के लिए भेजने वाला हूँ। हर्ष शरारत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में चमकती शरारत देखकर मैं शर्म से लाल हो गई। हर्ष मेरे सर पर हल्की सी चपत मारकर चला गया था और मैं हर्ष के साथ अपनी सुहानी जिंदगी के सपने सजाने लगी थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हर्ष जैसा पढ़ा लिखा और गांव के मुखिया का मुंशी मुझसे शादी करेगा। वो मुझसे मोहब्बत कर बैठा था, इस बात का मुझे यकीन ही नहीं होता था। लेकिन बात जहाँ पर शुरू होती थी वहीं पर ख़त्म हो जाती थी। वही ढाक के 3 पात। शादी का नाम आते ही वो घोड़े वाली रस्म भी याद आ जाती और मेरी जान निकल जाती। मैं अजीब से दोराहे पर खड़ी हुई थी। मैं हर्ष जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन घोड़े के साथ एक दिन तो क्या, 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती थी। मैं घर पहुंची तो मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं और ये बात मेरे पापा ने महसूस कर ली थी। अपने पापा के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। कोई भी बात होती मैं अपने पापा से ज़रूर शेयर करती थी। जब पापा ने मुझसे मेरी चिंता की वजह पूछी तो मैंने उन्हें हर्ष के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और फिर मैंने अपनी शादी न करने के पीछे की वजह भी अपने पापा को बता दी। हर्ष का सुनकर पापा खुशी से पागल हो गए और कहने लगे, वो तो बहुत ही पढ़ा लिखा और नेक इंसान है, ऐसे लड़के का रिश्ता बहुत ही किस्मत की बात होती है। अगर हर्ष की माँ मेरे दरवाजे पर आई तो मैं कभी उन्हें इनकार नहीं करूँगा। रही बात घोड़े की, तो आज तक उसने किसी भी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। वो तो बहुत ही मोहब्बत करने वाला घोड़ा है, हर वक्त मुखिया साहब के अस्तबल में बंद रहता है। पापा की बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। सारी रात मैं अपने आप से लड़ती रही, लेकिन आखिर में मैं हार गई। लेकिन मैंने एक प्लान बनाया। इस प्लान के चलते मैं इस रस्म से बच सकती थी। अगली दोपहर हर्ष मुझसे मिलने मेरे पास आया और कहने लगा, आज शाम में मेरी माँ तुम्हारे घर आएंगी। मैंने डरते डरते हर्ष से पूछा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारी शादी गांव में ना होकर शहर में हो जाए। मेरे दोनों भाई शहर में रहते हैं और आप भी तो काम के सिलसिले में शहर जाते रहते हैं। मैं अपने भाइयों के पास चली जाती हूँ, आप भी वहीं आकर मुझसे शादी कर लीजिएगा। हर्ष गौर से मेरा चेहरा देखते हुए कहने लगा, लगता ही नहीं तुम गांव की हो। गांव की लड़कियां तो बहुत ही बहादुर होती हैं, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत की है, इसलिए तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। मेरी माँ आज तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगी, फिर अगले हफ्ते में तुम शहर चली जाना। मैं भी अपने माँ बाप को लेकर शहर आ जाऊँगा, फिर वहीं हम दोनों शादी कर लेंगे। हर्ष की रजामंदी मिलते ही मैं खुशी से दीवानी हो गई। बहुत ही आसानी से मेरी बात वो मान गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी घोड़े वाली रस्म से बचना चाहता है, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे नसीब में इस रस्म से गुजरना ही लिखा था। जब मेरा रिश्ता हो गया तो मैंने अपना सामान बांध लिया। मेरे पापा मुझे गाड़ी पर बिठाने के लिए गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। पापा मुझे बहुत सारी नसीहत भी करते जा रहे थे और बता रहे थे कि मेरे दोनों भाई मुझे बस अड्डे से ले लेंगे। हम गांव से बहुत दूर निकल आए। अभी बस अड्डे पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी हमारे करीब आकर रुकी। पापा ने फौरन मुझे चेहरे पर घूंघट करने को कहा, क्योंकि ये मुखिया साहब की गाड़ी थी। आज तक कभी मेरा उनसे आमना सामना नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मुखिया साहब गाड़ी के नीचे उतरे। पापा ने फौरन निगाहें झुका लीं और मुखिया साहब को नमस्ते किया। मैंने भी धीरे से उन्हें नमस्ते कर दिया। मुखिया साहब मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मेरे पापा से पूछने लगे, हाँ संजीव दास, ये तेरे साथ कौन है और इस तरह से लड़की को छिपाकर गांव से बाहर क्यों ले जा रहा है? मेरे पापा डरते डरते बोले, साहब ये मेरी बेटी है और उसे अपने बेटों के पास शहर भेज रहा हूँ। पापा की बात सुनकर मुखिया हैरत से देखने लगा। बोला, संजीव दास, मैं तो यही समझता था कि तेरे 2 बेटे हैं, तेरी एक बेटी भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तभी मुखिया के एक नौकर ने मुखिया के कान में आकर कुछ कहा, जिसे सुनते ही मुखिया गरज कर बोले, संजीव दास, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
तेरी बेटी 24 साल की हो गई और तूने अभी तक उसकी शादी नहीं की, और तू अपनी बेटी को अपने बेटों के पास इसकी शादी करवाने के लिए भेज रहा है। आज तक हमारे गांव में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे गांव की बेटियां शहर जाकर शादी करें। गांव की जितनी भी बेटियों की शादियां हुई हैं वो गांव के अंदर ही हुई हैं और पूरे रस्मों रिवाज के साथ हुई हैं। मैं डर से थर थर कांपने लगी। मुखिया के नौकर ने शायद मेरे बारे में मुखिया को सब कुछ बता दिया था। मुखिया फिर गुस्से से बोले, संजीव दास, मैं जानता हूँ कि तेरा परिवार गांव के और परिवारों से थोड़ा अलग है। तेरे बेटे भी पढ़े लिखे हैं और शहर में नौकरी करते हैं। तेरे घर का माहौल भी गांव के माहौल से अलग है, थोड़ा शहरी है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम गांव के रस्मों रिवाज भूल जाओ। अगर तुमने गांव के रस्मों रिवाज को भूलकर शादी की तो तुम्हें इस गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। मुखिया की बात सुनकर पापा घबरा गए थे। हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं मुखिया साहब, ऐसी बात नहीं है। शादी तो गांव के ही लड़के यानी आपके मुंशी हर्षवर्धन से हो रही है, लेकिन इसके भाई चाहते हैं कि अपनी बहन की शादी शहर में धूमधाम से करें, बस इसीलिए बुला रहे हैं। मुखिया ने गुस्से से गरजते हुए कहा, संजीव दास, अपनी बेटी को लेकर वापस लौट जा। पहले गांव की जो खास रस्म होती है उसे करवा, फिर चाहे अपनी बेटी की शादी शहर में करवाना या फिर विदेश में। लेकिन जब तक गांव की खास रस्म नहीं करवाएगा तो तुझे बागी करार दे दिया जाएगा और तेरा गांव में जीना दूभर कर दिया जाएगा। मुखिया की बातें सुनकर मैं डर से कांपने लगी थी। अब तो किसी तरह मुमकिन नहीं था कि मैं इस रस्म से बच जाती। अब तो मुखिया को भी मेरी उम्र पता लग गई थी। अगर मैं न चाहती तब भी मुझे शादी करना पड़ती। मेरी आंखों में अपनी बेबसी पर आंसू भर आए। मेरे पापा ने मुखिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और फिर मेरा हाथ पकड़कर वापस मुझे घर ले आए। हम घर आ गए। पापा बहुत परेशान लग रहे थे। उनके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। पापा डर गए थे कि कहीं मुखिया उनके खिलाफ कोई कड़ा फैसला न सुना दें। गांव के बुजुर्ग अपने गांव से अलग नहीं रहना चाहते। पता नहीं उन्हें गांव से ऐसा क्या लगा होता है। अगर पापा चाहते तो इस गांव से रिश्ता ख़त्म कर देते और हम शहर जाकर बस सकते थे। लेकिन पापा ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि पापा को अपने गांव से, अपने गांव की मिट्टी से बहुत प्यार है। अगर पापा को इस गांव से अलग कर दिया जाता तो शायद ही वो जिंदा बच पाते, और यही डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। पापा की परेशानी मुझसे देखी नहीं गई और मैं पापा के पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, पापा, मेरी वजह से आप परेशान ना हों। मैं शादी भी करूंगी और इस खास रस्म को भी ज़रूर करूंगी। मैं चुपचाप अपने आप को घोड़े के हवाले कर दूंगी। लेकिन पापा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। 2 दिन के बाद मुझे इस रस्म के लिए दुल्हन बनकर मैदान में जाना था। रस्म से 1 दिन पहले हर्ष मेरे पास आया था। कहने लगा, मेघना, मुखिया साहब बहुत नाराज़ हो रहे थे। कह रहे थे कि तुम मेरे मुंशी होकर भी मुझसे बातें छुपाते हो। तुमने अपनी शादी की बात क्यों छुपाई? मैंने हर्ष से कहा, हर्ष, मैंने खुद को इस रस्म के लिए तैयार कर लिया है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती थी और ना ही हर्ष को छोड़ सकती थी। मजबूरी में ही सही, मगर रस्म को करने के लिए मैं तैयार थी। हर्ष ने मेरे हाथों को थामते हुए मुझे दिलासा दिया, मेघना, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस रस्म के दौरान तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर तुम अपने हर्ष पर भरोसा करती हो तो तुम बिल्कुल भी मत घबराना। बेफिक्र होकर इस रस्म को करना। हर्ष मुझे दिलासा देकर चला गया था, लेकिन मैंने पूरी रात जागते हुए गुजार दी थी। अगले दिन 10 बजे मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। मेरे पापा मुझे लेकर उस मैदान की तरफ चल पड़े जिस मैदान में मैंने पहली बार निर्मला को उस घोड़े की मोहब्बत का शिकार होते देखा था। मैदान में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। मुखिया भी मौजूद था। मुखिया के एक नौकर मुझे लेकर घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। मैंने घूंघट से अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन उसके नीचे से भी मैं मुखिया के पीछे खड़े हर्ष को साफ देख रही थी। गांव के सारे मर्दों की नज़र मेरे ऊपर टिकी हुई थी। जैसे ही मुझे घोड़े के पास ले जाया गया, घोड़ा अपनी जीभ निकाल कर मुझे चाटने लगा। मुझे बहुत घिन महसूस हो रही थी, साथ ही साथ मैं डर के मारे काँप भी रही थी। चाटते चाटते घोड़े ने अपनी गर्दन मेरे शरीर पर रगड़ना शुरू कर दी। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और मैं किसी भी तरह ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैं निर्मला की तरह चीख नहीं रही थी, क्योंकि मैं अपने बीमार बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर उसके बाद मुझे घोड़े की पीठ पर बिठा दिया गया। घोड़ा मुझे लेकर जंगलों की तरफ चला गया। मेरे सर से घूंघट सरक चुका था और मेरी चुनरी पता नहीं नीचे कहाँ गिर गई थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। पता नहीं ये घोड़ा मेरे साथ क्या करने वाला था। वीरान रास्तों से होता हुआ अपनी रफ्तार में भागा चला जा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे घोड़ों को सारे रास्ते के बारे में पहले से सब जानकारी है। जब घोड़ा बीचों बीच जंगल में पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि जंगल के बीचों बीच एक महल सा बना हुआ था। उस आलीशान घर के सामने आकर घोड़ा खुद ही रुक गया। गिरते पड़ते घोड़े से उतरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। घोड़ा अब भी मुझे चाट चाट कर अपने प्यार का इजहार कर रहा था। तभी दूसरे रास्ते से एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन गाड़ी में से उतरते मुखिया को देखकर मैं हैरान हो गई। आखिर गांव के मुखिया का यहाँ क्या काम। मुखिया मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखने लगे। उनकी नज़रें मुझे अपने बदन के आर पार होती हुई महसूस हो रही थीं। मैं अपने हाथों से ही खुद को ढकने लगी, क्योंकि मेरी चुन्नी तो पता नहीं कहाँ गिर गई थी। मेरे शरीर के हर एक उभार को मुखिया बहुत ही गौर से देख रहा था। मुखिया ने अपनी उंगली मेरे गालों पर लगाते हुए कहा, खूबसूरत तो तू बहुत है, लेकिन तूने उम्र निकाल दी। अगर तू कम उम्र में मेरे पास आ जाती तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। ये कहकर मुखिया ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे सिर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या वाकई ये सब कुछ सच है या सपना है। मैंने मुखिया की कैद से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। मुखिया की पकड़ मजबूत थी। मैं उसकी कैद से छूट न सकी। फिर भी मैं हाथ पैर चला रही थी। मुझे खींचते हुए वो घर के अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन मैं भी गांव की छोरी थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर मुखिया को धक्का दे दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से भागती, मुखिया ने मुझे फिर से पकड़ लिया। वो घर के बाहर ही मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। मुखिया के नौकर ये तमाशा देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके लिए ये कुछ नया नहीं, बल्कि सब कुछ पुराना है। मैं जोर जोर से चीख रही थी, खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चला रही थी। पास खड़ा घोड़ा ये सब देखकर हिनहिनाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घोड़े को गुस्सा आ रहा है। अचानक ही घोड़े ने मुखिया पर लातें बरसाना शुरू कर दी। जब तक मुखिया के नौकर गाड़ी से उतरकर मुखिया के पास आते, तब तक घोड़े ने लातें मार मार कर मुखिया का काम तमाम कर दिया था। मुखिया के नौकर हक्का बक्का से खड़े ये तमाशा देख रहे थे। जब घोड़े को विश्वास हो गया कि मुखिया का काम तमाम हो गया, तो वो फिर से मेरे पास आया और अपनी जीभ निकालकर मुझे चाटने लगा। लेकिन इस बार उसके चाटने से मुझे घिन नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घोड़े ने अपने ही मालिक के साथ ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद मुखिया का एक नौकर मेरे पास आया और अपने कंधों से चादर उतार कर मेरे ऊपर डाल दी। दोनों नौकर मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, हम ये तमाशा बहुत ही मजबूरी में देखते थे। अगर मुखिया के खिलाफ जाते तो मुखिया हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा देता। ये तमाशा हम लोग न जाने कब से देखते चले आ रहे हैं कि मुखिया गांव की कम उम्र कम से न लड़कियों को कैसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। अपनी हवस मिटाने के बाद मुखिया उन लड़कियों को वापस भेज देता था और उन्हें इतना डरा देता था कि वो बेचारी अपना मुंह नहीं खोलती थी। फिर उनमें से एक आदमी बोला, लेकिन आज जो हुआ ये हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो मुखिया का खास सिखाया हुआ घोड़ा है। ये मुखिया की सारी बातें मानता था और लड़कियों को लेकर इस घर तक आता था। लेकिन पता नहीं आज क्यों इतना गुस्सा आ गया और उसने मुखिया की ही जान। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि घोड़े ने मेरा साथ क्यों दिया। खैर, दोनों नौकरों ने मुझे अगले दिन तक उसी घर में रखा और मुखिया का जंगल में ही अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन शाम को घोड़े की पीठ पर बिठाकर उन दोनों ने मुझे गांव की तरफ रवाना कर दिया, जिससे कि लोगों को शक न हो। मुझे सही सलामत देखकर मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए थे। अगले ही दिन पूरे गांव में शोर हो गया कि मुखिया जंगल में शिकार खेलने गए थे, फिर पता नहीं लौट कर नहीं आए। शायद किसी जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया हो और उनका शिकार कर लिया हो। गांव के सब लोग दुखी हो गए थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश हो गई थी। और शायद उन लड़कियों ने भी बहुत खुशी मनाई होगी जो उस जालिम मुखिया की हवस का शिकार बनी थी। मुखिया के नौकरों ने मुझसे वादा लिया था कि मैं गांव में किसी को भी कुछ न बताऊं, क्योंकि अगर मेरे मुंह से कुछ निकला तो गांव की सारी लड़कियों के घर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो बेचारी मासूम लड़कियां शादी से पहले ही मुखिया की हवस का शिकार बन चुकी थीं। और कोई भी पति ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी अपनी इज्जत लुटाकर उनके पास आए। खैर, एक हफ्ते बाद मेरी और हर्ष की शादी धूमधाम से हो गई। शादी की पहली रात हर्ष ने मुझसे पूछा, मेघना, घोड़े ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने कहा, नहीं, बल्कि उसने तो मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत का प्रदर्शन किया था। मेरी बात सुनकर हर्ष बोला, वो घोड़ा मेरा ही हुआ करता था। वो घोड़ा बहुत ही सुंदर था, इसलिए मुखिया साहब की उस पर नज़र पड़ गई और वो घोड़ा उन्होंने मुझसे ले लिया। भले ही घोड़ा मुखिया ने मुझसे ले लिया था, लेकिन
वो घोड़ा मेरी हर बात मानता था। जिस दिन रस्म के लिए तुम्हें घोड़े के साथ जाना था, मैंने घोड़े को सब कुछ समझा दिया था कि वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान ना करे। घोड़ा बहुत ही वफादार जानवर होता है। वो अपने मालिक की बात जरूर मानता है और मेरे घोड़े ने भी मेरी बात मानी और तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। एकाएक हर्ष की आंखों में शरारत उभर आई। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा मेघना, मुझे पता नहीं था तुम इतनी डरपोक हो। एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे तो डर नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे पति हो। उसी शरारत के साथ हर्ष कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं आज की पूरी रात तुम्हें तंग करने वाला हूँ, फिर तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने शर्माकर अपना मुंह हर्ष के सीने में छुपा लिया। हर्ष ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं हर्ष के साथ बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।